मैथ्स में पिछला जो हमारा आयतन का एपिसोड था उसमें हमने बात की थी गोले की, और गोले पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। गोले में एक बात और हमें डिस्कस करनी है, और वो है कि अगर गोला खोखला हो तो उसका आयतन क्या होगा। अब खोखले गोले का मतलब क्या है, जैसे पानी का घड़ा समझ लीजिए। अब पानी का घड़ा है, अगर वो पूरा पानी का घड़ा जो है, जैसे अगर पूरी कोई लोहे की गेंद बनी हुई हो, अंदर से खोखली नहीं हो, तब तो हम बाहर की त्रिज्या से उसका आयतन निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अगर गोला जो है वो लोहे की चद्र का बना हुआ है, जैसे मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, अब उसके अंदर जो खोखला भाग है उसको छोड़कर अगर सिर्फ उसका आयतन निकालना हो तो हम क्या करें। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वृत्त है और इस वृत्त में आप इसको गोला समझ लीजिए कि ये कोई गोला है, और इस गोले के अंदर की साइड में एक और गोला है। तो ये जो इसकी जो मोटाई है, इस मोटाई के कारण हमें इसके आयतन की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो बड़ा वाला वृत्त बन रहा है बाहर की साइड में, अगर उसकी त्रिज्या बड़ी आर है और अंदर वाले की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, जो अर्धव्यास है, अगर वो उसको छोटा आर मान लिया जाए तो बड़े का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर बड़ा ले रहे हैं, और अंदर वाले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब छोटा लेते हैं। तो अब अगर हमें इस लोहे की चद्र का आयतन निकालना हो, जैसे खोखला पाइप भी हो सकता है, जैसे अभी आगे जाकर हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे तो खोखला बेलन भी हो सकता है, खोखला गोला भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें इस भाग का आयतन निकालना है तो इस भाग के आयतन के लिए हम क्या करेंगे कि बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले आयतन को घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। और इसके अलावा इंटरचेंज करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे गोले को पिघलाकर बेलन, बेलन को पिघलाकर शंकु, शंकु को पिघलाकर बेलन, वो हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी हमें दो आकृतियां और पढ़नी है। एक गोला तो हमने पढ़ लिया, एक तो बेलन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, और दूसरा जो आपका शंकु है, जो कोन होता है, उसके बारे में हमें और पढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली आकृति की तरफ चलते हैं, और इस आकृति का नाम है बेलन यानी सिलेंडर। और सिलेंडर या बेलन जो आप आकृति देख पा रहे हैं, ये कैसी आकृति है, इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकता हूं आपके सामने। ये मेरे पास एक ड्रम जैसी आकृति है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बेलनाकार आकृति है, बेलन भी ऐसा ही होता है। अब ये जो सिलेंडर है या ये जो बेलन है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये क्या है, आप ध्यान से देखें तो ये क्या है। अगर मैं इसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई को अगर मैं h मान लूं, अगर इसकी ऊंचाई को मैं h मान लूं, और ये जो नीचे जो वृत्त बन रहा है आपके सामने, दोनों साइड वृत्त बन रहा है, अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या को r मान लूं, जैसे ये जो बेलन है इसके ऊपर जो वृत्त बन रहा है, अगर मैं उसकी त्रिज्या को r मान लूं और इस बेलन की ऊंचाई को अगर मैं h मान लूं, तो ऐसी स्थिति में यहां पर तीन चीजें पूछी जाती हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बेलन का आयतन। कहां ये अलग बात है कि कई बार त्रिज्या और ऊंचाई देखकर ये चीजें पूछ ली जाती है, कभी ये चीजें देखकर त्रिज्या या ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो बड़ा इजी है, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे तो ये सब आने वाले कुछ मिनटों में क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। अब इसको समझिए ये कैसे काम करता है। इस बेलनाकार आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, यहां एक वृत्त बन रहा है, और ये जो वृत्त बन रहा है, ये वृत्त
यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इसको एक खोखला बेलन मानूं तो यहां से लेकर यहां तक एक वृत्त है, उसकी परिधि है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। हम सब जानते हैं कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो जितनी त्रिज्या इधर है उतनी त्रिज्या इधर है, तो इधर भी 2 पाई आर और इधर भी 2 पाई आर, और इसकी ऊंचाई हमने h मानी है। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको देखता हूं कुछ अंदर है क्या, शटल कॉक है। अगर मैं इसको तो नहीं निकालूंगा वरना मुझे डांट पड़ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इसको कैंची से काट दूं, इसको अगर मैं यहां से यहां तक कैंची से काट दूं और इसको अगर मैं खोल लूं, कागज को खोल लूं, तो ये एक आयत बन जाएगा। यानी इस बेलन को अगर मैं खोल लूं ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये मेरे पास एक आयत बन जाएगा। ऐसे ऐसे खुल जाएगा, ये आयत बन जाएगा, जिस आयत की एक साइड उतनी होगी जितनी बेलन की ऊंचाई है। ये साइड तो उतनी रहेगी, लेकिन जब इस कागज को मैं काट कर खोलूंगा, तो जब आप किसी वृत्ताकार कागज को खोलते हैं तो जैसे कोई कागज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरे पास कोई कागज है और इस कागज को अगर मैं गोल कर दूं, जैसे इसको मैं गोल करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे अगर मैं इस कागज को गोल कर दूं और इसको मैं वापस खोल लूं, तो गोल करने पर इसकी जो परिधि होती है, खोलने पर वही कागज की ये वाली लंबाई बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब मैं इसको खोल लूंगा काट कर, तो इसकी जितनी परिधि होगी उतनी ही ये वाली भुजा हो जाएगी, 2 पाई आर। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बेलन को अगर काट दिया जाए तो ये एक आयत बन जाता है, जिसकी एक भुजा बेलन की ऊंचाई के बराबर होती है और दूसरी वाली जो भुजा है वो वृत्त की परिधि या पेरीमीटर के इक्वल होती है। ऐसे में अगर इस आयत का मुझे क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो जो क्षेत्रफल आएगा वो इसके गोलाई वाले भाग का आएगा। ये जो गोलाई वाला भाग आप देख रहे हैं, तब मैं यहां से पहली चीज क्या कह सकता हूं कि जो इसका कर्व्ड एरिया है, जो इसका वक्र पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा या एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई या 2 पाई आर एच। तो एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उतना ही होता है जितना h भुजा वाले और 2 पाई आर भुजा वाले एक आयत का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसको काटने से एक आयताकार कागज का टुकड़ा बन जाता है। इसके अलावा इसका जो आधार है ऊपर नीचे, उसका क्षेत्रफल भी हमें लेना पड़ेगा, और बेलन का जो आधार है वो इधर भी एक वृत्त बनता है और इधर भी एक वृत्त बनता है, तो दोनों साइड वृत्त बन गए। और वृत्त की त्रिज्या अगर r हो तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इधर आएगा, पाई आर स्क्वायर इधर आएगा, तो इसके आधारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर दो साइड है। तो जब हम इसका टीएसए निकालते हैं, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका टीएसए निकालेंगे तो वो आ जाएगा इन दोनों का योग। तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप इतना भी याद रख लो तो पर्याप्त है, और आप 2 पाई आर कॉमन भी ले लेते हैं तो आपके पास h प्लस आर और बच जाता है। तो 2 पाई आर h प्लस आर या r प्लस h, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। अब अगली चीज ये आती है कि बेलन का आयतन कैसे निकाला जाए। अब बेलन का आयतन को निकालने के लिए आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ सिक्के हैं, जैसे ये सिक्का है, ये वृत्ताकार सिक्का है, ये वृत्ताकार सिक्का है, लेकिन ये वृत्त होने के साथ साथ कुछ मोटाई भी रखता है। अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या को r मान लूं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का पेंदा,
और अब मैं अगर इसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं, उसके ऊपर एक सिक्का और रख दूं, और ऐसे करके, और अगर मैं सिक्कों का एक स्टैक बना लूं, एक सिक्कों का एक ढेर बना लूं, तो ये जो सिक्कों का ढेर होगा इसकी त्रिज्या ऊपर की साइड भी r होगी, नीचे की साइड भी r होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो h होगी। तो ये बिल्कुल एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा। तो याद रखना, कई सिक्के जब इकट्ठे हो जाते हैं सेम साइज के, इनके तो चलो साइज थोड़ी छोटी बड़ी है, आजकल चिल्लर मिलती भी नहीं है और चिल्लर इकट्ठी भी नहीं हो पाती है, तो इसलिए छोटे बड़े जो मिले ले लिए मैंने। ये जो चिल्लर आप देख रहे हैं, सिक्के देख रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल आकृति बनाते हैं। तो इसका आयतन कैसे निकाला जाए? तो मैं नीचे का जो क्षेत्रफल है इसको इसकी ऊंचाई से गुना कर दूंगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे घन और घनाभ में लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करते ही जैसे आयतन आ जाता है, ठीक उसी प्रकार से इसके क्षेत्रफल के, पृष्ठ के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते ही इसका आयतन आ जाएगा। तो इसका जो आयतन या जो इसका जो वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन जो हो जाएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल हो गया बेस का, और जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी रेडियस r है, और इसकी ऊंचाई h है, तो आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h। अब अगर ये बेलन खोखला है, जैसे पाइप आते हैं ना, पानी वाले पाइप आते हैं, तो खोखला अगर बेलन है तो फिर वहां दो त्रिज्या हो जाएगी, एक बाहर वाली त्रिज्या और एक अंदर वाली त्रिज्या। जैसे अगर ये सिलेंडर है, अगर ये भरा हुआ है तब तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूं और इसके अंदर का ये जो सामान है ये निकाल दूं तो ये खोखला पाइप बन जाएगा। तो एक तो त्रिज्या लेंगे हम बाहर वाली, एक त्रिज्या लेंगे हम अंदर वाली, तो बाहर वाली से आयतन निकाल लेंगे, फिर अंदर वाली से आयतन निकाल लेंगे, बाहर वाले के आयतन से अंदर वाले का आयतन घटा देंगे तो ये बीच वाले पाइप का आयतन आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार के सवाल इसमें बने, हमें डरना नहीं है और बड़ा तसल्ली से समझते हुए चीजों का समाधान हमें करना है, क्योंकि डरना किसी चीज का समाधान नहीं होता है, समाधान तो निकालेंगे तब निकलेगा। आप किसी भी चीज से डरोगे तो वो चीज आपसे और ज्यादा दूर भागेगी। तो बेटर क्या है कि हम उससे डरने के बजाय उसका सामना करें, उसको समय दें। आप थोड़ा मैथ को समय देंगे, ये आपकी हो जाएगी, पक्का कह रहा हूं। तो ये तो बेलन की कुछ बेसिक बुनियादी बातें हो गई। अब हम इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सवालों के माध्यम से बेलन में कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या वो पूछ सकते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये हम तसल्ली से थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए जरा पहला एग्जांपल क्या कह रहा है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की तांबे की एक गेंद है, तांबे की एक गेंद है जिसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिया और 1 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला जा सकता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब हम एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति में बदलते हैं तब यहां आयतन की बात आएगी, क्योंकि कोई भी चीज जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। जब आप एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तब आयतन समान रहता है, तो हम दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। लेकिन जब भी आप दो चीजों को आपस में बराबर करते हैं, एक बात जो विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है वो है कि उनके जो मात्रक है वो समान रहने चाहिए। मात्रक समान कैसे? जैसे यहां मात्रक दे दिया सेंटीमीटर और यहां मात्रक दे दिया मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर का संबंध हमें पता होना चाहिए और मात्रक हमारे बराबर होनी चाहिए, तो हम इन दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं। चलिए पहले गेंद को बुलाते हैं। अच्छा, गेंद को पिघलाया तो लोहे की जो गेंद होगी या तांबे की जो गेंद होगी उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर की जगह हम 2y2 ले लेते हैं। हम मात्रक सेंटीमीटर ही रख रहे हैं और यहां पर त्रिज्या दे रखी है डायरेक्ट, तो हमने 2 कर दिया। आप चाहें तो इसको 20 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर में भी बदला जा सकता है। बस इतना ध्यान रखना कि आप मात्रक मिलीमीटर ले लोगे तो उत्तर भी मिलीमीटर में आएगा, और आप अगर मात्रक सेंटीमीटर में ले लोगे तो उत्तर भी सेंटीमीटर में आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है।
ये किसके बराबर है? इसका आयतन बराबर है उस तार के जिसका व्यास 1 मिलीमीटर है। जब आप लंबा तार बनाते हैं तो तार भी तो सिलेंड्रिकल होता है। कोई भी अगर अपन तार ले ले, जैसे यही ले लीजिए, अगर आपकी ऐसी केबल है, पानी का पाइप है, सब सिलेंड्रिकल होते हैं। तो तांबे का जो तार है उसका आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। जब आप बेलन को ऐसे खड़ा कर देते हैं ऐसे, तो ये चीज ऊंचाई बन जाती है। लेकिन जब हम इसको एक पाइप की तरह जमीन पर रख देते हैं तब हम इसको ऊंचाई के बजाय लंबाई बोल देते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? तार ऐसे है तो ऊंचा है, ऐसे है तो लंबा है, हा? तो इसलिए अब देखो, आदमी है खड़ा है तो बोलते हैं लंबा है, लेकिन अगर पलंग है तो पलंग को लंबा नहीं कहते, पलंग को ऊंचा नहीं कहते। आदमी है तो ऊंचा है, पलंग है तो लंबा है। तो यही बात यहां लागू होती है। तो पाई, अच्छा, चूंकि मैंने इसको mm में बदल दिया है और 1 mm इसका व्यास है और व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या होगी आधी mm। पाई आर स्क्वायर तो आधा 2 बार, और जो ऊंचाई है वही लंबाई है, तो मैं h ही रख लेता हूं एक बार। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ले लेते हैं h का मान। तो h बराबर कितना आएगा? 4/3 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 20, और ये जो 1/2 जो 2 बार है ये ऊपर चला जाएगा, 2 गुणा 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 का क्यूब होता है 8000, 8000 का 4 गुना 32000, और 32000 का 4 गुना 32,000 का 4 गुना 32 32 32 32 1 28। तो ये हो जाएगा 1,28,000 बट्टा 3, और ये उत्तर किस में आएगा? मिलीमीटर में आएगा। याद रखना, उत्तर मिलीमीटर में आएगा। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग दे देंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे उत्तर मीटर में है। तो 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो उड़ा दो, तो ये आंसर आ जाएगा 128/3, और 128 में 3 का भाग देंगे तो 42 सही 2/3। ये तो मैंने आपको बड़ा आराम से समझाया, इसलिए इतना टाइम लगा है। समझने के बाद जब आप इन सवालों को करेंगे तो इतना समय नहीं लगता है, नॉर्मली नहीं लगता है, तो बड़ा आराम से इसका जवाब आ सकता है। एक बेलन की त्रिज्या 80 सेमी है और ऊंचाई 20 सेमी है। उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, किसी भी बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच, और उसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। अब 99% जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गलती करते हैं यहां पे, जो अवॉइड की जा सकती है। और वो क्या गलती करते हैं कि वो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं पूरी, पाई का मान 22/7 लेकर, और इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इनका अनुपात लेंगे। और हम कहते हैं कि अगर आपको जब लास्ट में अनुपात ही लेना है तो पहले ही ले लो, पहले ही ले लो। अब पहले अनुपात लेने का फायदा क्या होगा कि 2 पाई आर कैंसिल, तो ये बच गया r प्लस एच, और ये बच गया सिर्फ h। अब 80 और 20 100 और 20, क्योंकि r 80 है h 20 है, तो जवाब क्या जाएगा? 5:1। आपका टाइम सेव हो जाएगा। यानी जब आपको अनुपात ही लेना है तो सॉल्व क्यों करना? जो चीजें कॉमन होंगी वो कट जाएंगी, जो बच जाएंगे उनका अनुपात आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें परीक्षा हॉल में बड़ी काम की होती है, क्योंकि वहां अनलिमिटेड टाइम नहीं होता, हमारे पास एक निश्चित समय होता है, और उस निश्चित समय में हमें निर्णय लेकर काम को आगे बढ़ाना होता है। आगे बढ़ते हैं। एक ठोस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। अब देखो, ना तो यहां पे ऊंचाई दे रखी, ना यहां त्रिज्या दे रखी, तो इस हिसाब से तो आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे आंकड़े अपर्याप्त नहीं होंगे। बताता हूं कैसे। अभी पिछला एग्जाम्पल देखो, जब हम एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जब अनुपात लेते हैं तो क्या आता है, R प्लस एच और H, ये आता है। अब देखो अगले सवाल में इसको कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि बुद्धि की परिभाषा है कि अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। तो जब हम अपने, डियर बोन की परिभाषा है, जब हम अपने अनुभवों का लाभ ही नहीं उठा पाएंगे तो उसका फायदा क्या हुआ। अब देखो हम यहां उसका फायदा उठाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है R प्लस एच और इसका होता है ओनली H। और ये क्या कह रहा है, देखो कि वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका मतलब है कि ये अगर 3 है तो ये 1 है। 1/3 का मतलब तो ये हो गया ना 1/3, 1/3, कि अगर आप 3 हो तो मैं आपका 1 हूं, 3 में से 1 हो गया। तो अगर मैं H को 1 मान लूं, H को 1 मान लूं, तो ऐसी स्थिति में R का मान क्या निकल कर आ रहा है, 2। भूल जाओ वो समय जब आप X मानकर हल करते थे। अब समय नहीं है X वाला, अब समय बदल गया है। तो R का मान 2 हो जाएगा, H का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और 1 का मान इसमें रख देते हैं, तो या इसमें भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R प्लस H। ठीक, अच्छा R को हमने 2 माना, H को हमने 1 माना, तो एक काम कर लेते हैं, 2 पाई R की जगह मैं ले लेता हूं 2x और R प्लस H की जगह डायरेक्ट ले लूं 3x, और ये किसके बराबर है, 462। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 22/7x स्क्वायर बराबर 462, या x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 462 गुणा 7 बट्टा 22 गुणा 12। तो इसमें जब मैं 22 का भाग दूंगा तो 22 का भाग 21 बार जाएगा, और 7 और बट्टा 12, क्यों भाई यही है ना, 21, 2 दूनी 4 3 12, 462, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और काट दो इसको, अगर ये कट सकता है तो 12 का भाग दे दो, 3 से काट दो 4 और 7, तो ऊपर तो आ जाएगा 49 और नीचे आ जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू आई, एक्स स्क्वायर की। तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 7/2। अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर H। जब x का मान 7/2 है तो यहां पर R क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7/2, और H हो जाएगा 1 गुणा 7/2। तो ये तो 7 आ जाएगा और ये 7 का आधा आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7/2, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 का भाग 11 बार, 7 गुणा 7 49, और 49 का 11 गुना करेंगे तो 490, और 49 539, और ये आपका जवाब हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो लंबा हो गया। तो भाई कुछ क्वेश्चन लंबे हो सकते हैं क्योंकि ये कुछ पूछा ही इस तरीके से गया है। हालांकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझ जाते हैं तो ये सवाल लेंदी नहीं होते हैं। और देखते हैं, एक बेलन की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। बेलन की जो त्रिज्या है और गोले की त्रिज्या जो है वो बराबर है, ये कह रहा है अगला। ठीक है, यदि उनके आयतन बराबर हो तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बहुत सिंपल है, कैसे देखना। एक बेलन की त्रिज्या R मान लेता हूं, इसकी ऊंचाई H मान लेता हूं, गोले की त्रिज्या को भी
आर मान लेता हूं तो दोनों को बराबर कर दें। चलिए अभी कर देते हैं। बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया, ठीक है। यहां पाई से पाई कैंसिल, दोनों साइड है ना। यहां आर की पावर 2 है और यहां आर की पावर 3 है, तो 2 पावर कट हो जाएंगी, तो यहां हमारे पास h बचेगा और यहां बचेगा 4/3 आर। ये लो जी, इसकी त्रिज्या की 4/3 गुनी। यानी ये जो कह रहा है उसको मानते हुए हमने दोनों को बराबर कर दिया। जैसे हमने दोनों को बराबर किया, h बराबर 4/3 आर आ गया। जो कटने वाले थे उनको काट दिया, बात खत्म। सॉरी। एक बेलनाकार टावर का व्यास 5 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने की कीमत क्या होगी। ये ऐसा टावर है, जैसे ईंट भट्टे की चिमनी की तरह समझ लो कि ये ऐसा टावर है। इसका व्यास दे रखा है, याद रखना व्यास 5 मीटर है, तो त्रिज्या इसकी आधी 2.5 मीटर हो जाएगी और इसकी ऊंचाई 14 मीटर हो जाएगी। तो हमें सफेदी कहां करवानी है, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। और वक्र पृष्ठ जो होता है वो एक आयत के क्षेत्रफल की तरह होता है। तो मैं पहले इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेता हूं। तो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 गुणा 22/7। आर का मान 2.5 ले रहा हूं मैं, एच का मान 14 ले रहा हूं, क्योंकि व्यास दे रखा है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। 7 का मान 2 बार चला जाएगा और ये हो जाएगा 22 दूनी 44 और 2.5 का डबल 5 और 44 का 5 गुना 220 वर्ग मीटर। ये है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब दर क्या है, 1 वर्ग मीटर के 50 पैसे, तो 220 वर्ग मीटर के 50 पैसे के हिसाब से आधा कर दो, 110 रुपए आ जाएगा। तो ऐसे सिंपल सवाल जो हैं वो हमारे इसमें आते हैं। एक और मैंने बहुत अच्छा लेवल का सवाल लिया है, वो क्या कह रहा है, 5 mm व्यास का एक बेलनाकार पाइप है और उसमें जो पानी है वो 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंकु के आकार के बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास 40 सेमी और ऊंचाई 24 सेमी है। कितनी देर में यह बर्तन भर जाएगा। अब मैं यहां आपको थोड़ा सा रोकूंगा कि अभी हमने शंकु के बारे में पढ़ा नहीं है, तो जरा थोड़ा सा एक बार शंकु के बारे में पढ़ लें, फिर वापस हम इसी क्वेश्चन पर आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन बेलनाकार आकृति से होगा, क्योंकि जब एक पाइप की बात करते हैं, जब एक पाइप के अंदर से पानी बहता है तो पानी का जो आयतन होता है वो इस बेलन की लंबाई पर निर्भर करता है। तो ये इसी प्रकार का सवाल है। एक बार शंकु पढ़ ले, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। 22 गुणा 8 सेमी साइज के एक आयताकार कागज को 8 सेमी ऊंचे एक लंब वृत्तीय बेलन के रूप में पूर्णतः मोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन क्या होगा। अब देखो वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये मेरे पास एक कागज है जो 22 सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, और मुझे इसको मोड़कर एक बेलन बनाना है और उस बेलन की ऊंचाई मुझे 8 रखनी है। अगर इसकी ऊंचाई 22 रखनी होती तो मैं इसको ऐसे मोड़ देता, और अगर इसकी ऊंचाई मुझे 8 रखनी है, ऊंचाई 8 रखनी है, तो मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा। जब मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो उस आयत की जो एक भुजा है वो ऐसे होगी। अब ऐसे होगी तो वो क्या बनेगी, इस बेलन की परिधि, जो मैं शुरू में बोला था आपको, वही चीज आ गई घूम फिर के। तो चलिए, जब आप इसको 22 गुणा 8 में बदलेंगे तो ये 8 तो हो गई इसकी ऊंचाई, लेकिन ये जो 22 है ये इसकी परिधि बनेगी, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर।
तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई आर बराबर 22 या 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 22। अब देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया आर, इधर कुछ बचा नहीं, ये 7 जाएगा ऊपर और 2 जाएगा नीचे, तो त्रिज्या आ गई 7/2। ऊंचाई 8 हमारे को दे रखी है। अब हम निकाल लेंगे इसका आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा आर है 7/2 गुणा 7/2, और ऊंचाई कितनी है 8। तो चलिए एक 7 से एक 7 कैंसिल, और ये 8 है ना, तो 2 दूनी 4 का भाग इसमें 2 बार चला जाएगा, तो ये बच गया 22 दूनी 44 और 7 गुना, तो 22 दूनी 44 और 44 का 7 गुना कीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 280 28 308। मतलब वही बात है, आप आयताकार कागज को मोड़कर बेलन बनाओ या बेलन को मोड़कर कागज बनाओ। तो आप कभी भी देखना, खासतौर पे अगर आप एक महिला हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मार्केट से चूड़ा आता है ना, चूड़ा वो ऐसे ही बेलनाकार होता है, और उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए ऐसे कागज लपेट देते हैं, ऐसे कागज लपेट देते हैं। और ये जो कागज जो इसके ऊपर लपेटा जाता है वो कागज नॉर्मली चौकोरी होता है, लेकिन जब आप उसको लपेट देते हैं तो वो भी बेलनाकार बन जाता है। तो बेलनाकार को आयताकार बनाओ या आयताकार को बेलनाकार बनाओ, सब आप पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब अगली आकृति है शंकु। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये शंकु है। इस शंकु को हम लोग ऐसे समझें कि नीचे की तरफ एक वृत्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या r है, और इसके केंद्र से इसकी सीधी जो ऊंचाई है वो h है। आप इस शंकु को ऐसे समझ लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए एक शंकु बनाने की कोशिश की थी, अच्छा तो नहीं बना लेकिन आप समझ जाएंगे। ये शंकु है, ध्यान से देख लीजिए, ये शंकु है, और इस शंकु को आप ऐसे रख रहे हैं, ऐसे, ये शंकु है। तो आप जो नॉर्मली आइसक्रीम का जो कोन लाते हैं वो कोन ही है ये, और अगर आप 10-20 रुपए की मूंगफली लेते हैं या झालमुड़ी लेते हैं तो वो भी आपको ऐसे कोन में ही डाल के देता है। ये जो कोन आप देख रहे हैं, इस कोन का जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक वृत्ताकार आकृति लेता है, ये पूरा एक वृत्त होता है बेलन की तरह, और ऊपर का हिस्सा एकदम नुकीला होता है। तो जो इसकी त्रिज्या जो यहां आर होती है, यहां त्रिज्या जो आर होती है, ये घटते घटते ऊपर तक आकर 0 हो जाती है। इसके एकदम बीचों बीच से इसके टॉप की जो हाइट है वो h है। तो यहां पर जब हम शंकु की बात करते हैं तो इस शंकु में ये जो यहां से यहां तक ये जो ढाल आप देख रहे हैं, ये जो स्लोप आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई होती है, स्लेंट होती है, मतलब तिरछी ऊंचाई होती है। और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है ये एक 90 डिग्री के समकोण से निकलती है, क्योंकि यहां से एकदम सीधी लाइन अगर खींचे तो ये एक 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री का समकोण बन जाता है। तो अगर आपको बेलन की ऊंचाई पता है, उसकी त्रिज्या पता है शंकु की, तो आप उसकी ये स्लेंट निकाल सकते हैं। तो ये स्लेंट कैसे निकलेगी? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, वो बेस और उसकी जो हाइट होती है या उसका जो परपेंडिकुलर होता है, उन दोनों के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब जब ये शंकु आपने ऐसा बना लिया तो नॉर्मली जो तंबू बनते हैं वो इसी प्रकार के बनते हैं, और बर्तन भी इसको बनाया जा सकता है। तो भरने का बर्तन होगा वो तो इस प्रकार का होगा, और तंबू बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। तो यहां पर इसके दो एरिया होते हैं, एक तो ये जो बाहर का एरिया है इसको बोलते हैं इसका वक्र पृष्ठ या कर्व्ड एरिया, वक्र पृष्ठ, और दूसरा इसका होता है आधार, ये नीचे का जो बेस है। तो इसका जो नीचे का आधार है वो तो आपको पता है, एक सर्किल बनता है, एक वृत्त बनता है, वो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो बाहर का जो इसका एरिया है, चारों तरफ का एरिया, ये एरिया भी एक वृत्ताकार भाग बनाता है, जिसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल।
और नीचे का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार इन दोनों को मिलाकर हम इनका जो टीएसए है, जो टोटल सरफेस एरिया है, वो आपका बन जाएगा इन दोनों का जोड़ पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो आप यहां से पाई और आर कॉमन ले लें तो ये आर प्लस एल आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। लेकिन अगर आपको इसका आयतन निकालना है तो इसका जो आयतन होता है वो याद रखना कि एक बेलन से 3 शंकु निकलते हैं। इसको ऐसे याद रखने की जरूरत है कि एक बेलन से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। तो इसका जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है। अब जब आपको इसका वक्र पृष्ठ भी मिल गया, इसका बेस भी मिल गया, आधार भी मिल गया, इसका आयतन भी मिल गया, एक बात यहां और ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर इसको मैं ऐसे न करके ऐसे कर लूं, ध्यान रखना, तो इसमें एक नियम काम करता है। और वो नियम काम क्या करता है कि अगर आप किसी बर्तन को यहां से लेकर आधा भर देते हो, ऊंचाई में आधा भर देते हो, तो त्रिज्या भी इस जगह जो त्रिज्या है वो यहां की त्रिज्या की आधी होगी। अगर आप इसको 1/3 भरते हैं तो त्रिज्या यहां की 1/3 हो जाएगी। आप अगर इसको 3/4 भर देते हैं तो यहां की त्रिज्या भी, क्योंकि वृत्त तो बनी रहा ना, यहां से लेकर यहां तक वृत्त तो बनी रहा है, बस त्रिज्या कम होती जा रही है। तो आप जब इसकी आधी ऊंचाई पे चले जाते हैं तो त्रिज्या आधी रह जाती है, 1/3 ऊंचाई पे चले जाते हैं तो त्रिज्या भी 1/3 हो जाती है। ये एक संबंध ध्यान रखना, आपके कई सवालों में मदद मिल जाएगी। अब हम पहले कुछ सवाल देखते हैं और एक सवाल जो हमने पीछे पेंडिंग छोड़ा है वो भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा शंकु भी क्लियर कर लें। ये कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 4 सेमी है। तो व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 4.8। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट जो हाइट है वो निकालनी है। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है आप बताओ, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब यहां एक छोटी सी समस्या है और आप कहो तो मैं इसका समाधान बहुत इजी कर दूं, आप कहो तो वरना तो तरीका तो ये है ही। तो एक तो ये तरीका है कि 2 का वर्ग कर दो 4 और 4.8 का वर्ग कर दो, इन दोनों को जोड़ दो और जो भी संख्या आए उसका वर्गमूल ले लो। एक तो ये तरीका है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक मेरा देसी तरीका भी है, वो क्या है बताता हूं। अगर इसकी ऊंचाई को 4.8 और इसकी त्रिज्या को 2 दिया हुआ है तो मैं इन दोनों को अगर दशमलव हटा दूं तो ये 48 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, अगर आप मानो तो। क्योंकि मैं इसको 2 को 2.0 लिख दूं तो 4.8 एंड 2.0 दोनों का दशमलव हटा दें तो ये 48 और 20 हो जाएगा। और इनको अगर अनुपात में लें तो 4 का पहाड़ा 12 बार आता है और 4 का पहाड़ा 5 बार आता है, तो 12 और 5 हो जाएंगे। और जब किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 12 हो दूसरी भुजा 5 हो तो कर्ण 13 आता है। कैसे, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169 और वो 13 का वर्ग होता है। तो इस हिसाब से 12 और 5 से क्या आएगा, 13 आएगा। तो 12 चौके 48, 5 चौके 20, तो 13 चौके 52 आएगा। और 52 में दशमलव लगा देंगे तो 5.2। मैं तो बिना पेन चलाई कर देता हूं ऐसे सवाल है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए ये तरीका आप लगाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा, क्योंकि आपको 4.8 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। तो इजी रहेगा, समझदार हो तो। 2 शंकु हैं, उनके आयतनों का अनुपात 2:3 है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो कैसे, बेलन के आयतन का, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहले वाले शंकु के आयतन का वैल्यू है 1/3 पाई। अच्छा, आधार की त्रिज्या कितनी है, 1:2।
तो मैं पहले वाले r की जगह a का स्क्वायर ले लूं और ऊंचाई h1 ले लूं, और दूसरे वाले जो आयतन के लिए r का मान कितना है, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, तो इसकी जगह मैं 2 का स्क्वायर ले लूं और h2 ले लूं, तो ये आयतन आ जाएगा और वो कितना है 2:3, तो लिख दो 2/3। बहुत इजी हो जाएगा, बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इन दोनों में देखो 1/3 पाई 1/3 पाई सेम है, कट जाएगा। a का स्क्वायर कोई मतलब नहीं, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ऊपर क्या आया h1, नीचे क्या आया 4h2, बराबर में क्या आया 2/3। अब हमें तो h1 और h2 का अनुपात निकालना है, अनुपात पूछा है ना, तो 4 को इधर भेज देंगे तो 4 ऊपर जाके गुणा में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में h1/h2 क्या आया बोलो, 4 ऊपर जाएगा तो 8/3, तो अनुपात क्या आ जाएगा 8:3। ये लो, अनुपात के सवालों को अनुपात से ही करना चाहिए, और किसी तरीके से करोगे तो समय वेस्ट हो जाएगा और उलझ भी सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम है। शंकु में एक सवाल और देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए और इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा। क्योंकि बेलन के आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है πr²h। अगर आप h को काटकर 2h कर दोगे तो क्या होगा, दुगुना ही होगा। और क्या होगा इसमें बताओ, इसमें क्या दिमाग लगाना है, दुगुना ही होगा। हाँ, अगर त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो आयतन 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो 3 का वर्ग 9 गुना हो जाएगा। त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो 4 का वर्ग 16 गुना हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई में तो h एक ही पावर है, तो 2 गुना करने पर दुगुना, 3 गुना करने पर तिगुना, 4 गुना करने पर 4 गुना। अगर त्रिज्या 5 गुनी कर दी जाए तो 5 का वर्ग आयतन 25 गुना हो जाएगा। लेकिन ऊंचाई को 5 गुना करेंगे तो h एक ही तो बार है ना, तो 5 एकम 5, तो 5 गुना ही होगा। तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। हाँ, एक चीज मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा, जैसे इसमें सवाल आ गया कि एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया। मान लो ऐसा सवाल आ गया परीक्षा में कि एक शंकु की त्रिज्या को 40% बढ़ा दिया और इसकी ऊंचाई को 20% घटा दिया। मान लो ऐसा आ गया, चाहे वो घटाने की बात करे चाहे वो बढ़ाने की बात करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यह ध्यान रखना है कि बढ़ाएंगे तो 100 से ऊपर हो जाएगा और घटाएंगे तो 100 से नीचे हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि आयतन में क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम ये मान लेते हैं कि पुरानी त्रिज्या 100 थी, तो पुराना आयतन हो जाएगा 1/3 पाई गुणा πr²h होता ना, तो 100 2 बार, और h भी 100 मान लेते हैं क्योंकि मामला प्रतिशत में है। अच्छा, ऐसी स्थिति में नया आयतन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन r का मान 40% बढ़कर 140 गुणा 140 हो जाएगा और ऊंचाई 20% घटकर 80 हो जाएगी। क्योंकि 100 का 40% बढ़ाओगे तो 140 हो जाएगा, 100 में से 20% घटाओगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो ना, 1/3 पाई तो गया कट। अब 1 2 3 3 शून्य काट दो, इधर क्या आ गया 100 गुणा 10 1000। इधर कितना आ गया 14 गुणा 14 196, और 196 का 8 गुना। तो अगर ये 200 होता तो 800 का दुगुना 1600 हो जाता। ये 4 कम है तो 32 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1568। इसका मतलब जो आयतन पहले 1000 था वो 1568 हो गया। तो एक शून्य हटा दे तो वो जो आयतन जो पहले 100 था अब 156.8 हो गया। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया 56.8%। मैं इन सवालों को अनुपात से प्रतिशत से ऐसे ही करता हूं और कभी हमारा उत्तर गलत नहीं आ सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स भी बाइनरी की तरह यस और नो में चलती है, इसमें और कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो बड़े आराम से ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इसमें इतना ही। अगला जो एपिसोड आएगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन और भी देखेंगे और आरपीएससी की पिछली एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।